मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, टॉपिक शुक्राणु पूर्विका, शुक्राणु में कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने बात करी थी शुक्र जनन की, स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस को दो भागों में बांटा जाता है, स्पर्मेटोसाइटोसिस व स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोसिस में हमने बात करी कि प्राथमिक जनन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण होना स्पर्मेटोसाइटोसिस कहलाता है। वह एचल गोलाकार स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। शुक्राणु पूर्वी स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण होने की बहुत सारी जो है वो प्रक्रिया है, बहुत सारी जटिल प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। गोल, अचल व पूंछ विहीन शुक्राणु पूर्वी का तर्कुकार, चल व पूंछ युक्त शुक्राणु में बदलना शुक्राणु कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोलाइसिस कहलाती है। इस दौरान शुक्राणु में निम्न परिवर्तन होते हैं। शुक्राणु पूर्वी अपने कोशिका द्रव से जल को बाहर निकाल देता है, जिससे भार में कमी आती है। मतलब गोलाकार जो स्पर्मेटिड संरचना है उसमें से जितना भी जल है कोशिका में उस सबको बाहर निकाल दिया जाता है। और निम्न तरह के जो है वो परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला केंद्रक में परिवर्तन। केंद्रक द्रव से पानी व अनावश्यक रासायनिक पदार्थों का त्याग कर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्र अधिक संकुचित हो जाते हैं। इसमें शुक्राणु के भार में कमी हो जाती है। कुल मिला के उद्देश्य ये रहता है कि स्पर्मेटिड जो गोलाकार संरचना है उससे स्पर्मेटिड शुक्राणु जो गतिशील संरचना है उसमें परिवर्तन करना है, उसका भार कम से कम होना है, जिससे उसको गति में समस्या नहीं आए। केंद्रक से आरएनए व अन्य पदार्थों को बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। केंद्रक में केवल डीएनए ही शेष रहता है और वो डीएनए भी बिल्कुल संकुचित मात्रा में, बिल्कुल सुपुड़ के और छोटे से भाग में स्थित होते हैं। केंद्रक में दीर्घीकरण हो जाता है, इससे यह आकार में लंबा हो जाता है। मतलब जो गोलाकार अंडा है, उस गोलाकार केंद्रक है, उस गोलाकार केंद्रक को दीर्घाकार मतलब लंबा बन जाता है। मनुष्य व सांड में केंद्रक ओवल से अंडाकार होता है। दूसरा परिवर्तन होता है एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के रूपांतरण से होता है। गोल्जी काय की सिस्टर्नी सकेंद्रित रूप से केंद्रक के अग्र सिरे पर स्थित हो जाती है। इसमें एक छोटी वेसिकल का निर्माण होता है, उसे एक्रोसोमल वेसिलस कहते हैं। इसमें एक छोटी कणिका का निर्माण होता है, उसे प्रो एक्रोसोमल कणिका कहते हैं। जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ए डायग्राम के अंदर आपको जो है वो गोल्जी काय दिखाई दे रही है। बी डायग्राम में आपको जो गोल्जी बॉडी है उसके बीच में एक डार्क संरचना दिखाई दे रही है। उस डार्क संरचना को हम कहते हैं एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। और वो जो डार्क संरचना है वो एक्रोसोमल कणिका, जिसको हम प्रो एक्रोसोमल कणिका कह रहे हैं, वो धीरे धीरे केंद्रक के ऊपर स्थित होने लग जाती है और केंद्रक के ऊपर स्थित होने के बाद में केंद्रक को कवर करने लगती है और पूरा केंद्रक के ऊपर जैसा एफ डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि पूरा केंद्रक के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना बन जाती है, जिसका बिल्कुल शीर्ष पे एक डार्क संरचना आपको दिखाई दे रही है, उसे कहा जाता है एक्रोसोम। प्रो एक्रोसोमल
आकार में बड़ी हो जाती है। इसे एक्रोसोमल वेसिलस कहते हैं। इसमें एक बड़ी कणिका का निर्माण हो जाता है जिसे एक्रोसोमल कणिका कहते हैं। एक्रोसोमल वेसिलस से जल का त्याग होने से एक्रोसोमल कणिका केंद्रक के अग्र सिरे पर पहुंच जाती है। एक्रोसोमल वेसिलस की झिल्ली केंद्रक के अग्र 1/2 भाग को कैप या टोपी के समान घेर लेती है। गोल्जी काय का वह भाग जो एक्रोसोम निर्माण में योगदान करता है उसे एक्रोब्लास्ट कहते हैं, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है। गोल्जी काय का शेष भाग बाहर निकाल दिया जाता है, इसे गोल्जी रेस्ट कहते हैं। अर्थात एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा हो रहा है। उसके दो भाग हो गए, एक तो वो भाग जो एक्रोसोम का निर्माण कर रहा है उसे हम कहते हैं वह भाग जो गोल्जी काय का एक्रोसोम निर्माण में भाग लेता है उसे एक्रोब्लास्ट कहते हैं। और गोल्जी काय का वो भाग जो एक्रोसोम के निर्माण में भाग नहीं लेता है, उसे बाहर फेंक दिया जाता है, उसे गोल्जी रेस्ट कहा जाता है। एक्रोसोम पर स्थित दोहरी झिल्ली का निर्माण हो जाता है जिसे गैलिया कैपिटिस कहते हैं। एक्रोसोम का कार्य निषेचन के समय यह शुक्राणु के अंडाणु में भेदन में सहायक होता है। इसमें स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम भरे रहते हैं। स्तनधारियों में इसके द्वारा हाइलोयूरोनाइडेज एंजाइम का स्रावन किया जाता है जो निषेचन के समय अंड कला को भेदने का कार्य करता है। अगला एक्रोसोम का कार्य हो गया। ये शुक्राणु में केंद्रक के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में स्थित है, तो केंद्रक की सुरक्षा करता है। केंद्रक के अंदर केवल और केवल जो है वो डीएनए है, गुणसूत्र और डीएनए है, उनकी जो है वो सुरक्षा करता है। और साथ के साथ में जब निषेचन के समय हाइलोयूरोनाइडेज ये मनुष्य के अंदर जो है वो एंजाइम का स्रावन करता है जो निषेचन के समय अंडकला को भेदने का कार्य करता है। अगला परिवर्तन है सेंट्रियोल में परिवर्तन। इसमें दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः निकटस्थ सेंट्रियोल व दूरस्थ सेंट्रियोल कहा जाता है। मीन्स केवल दो ही तारक काय पाए जाते हैं। निकटस्थ सेंट्रियोल केंद्रक के पश्च सिरे पर एक गर्त में स्थित होता है व इसके ठीक नीचे दूरस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। दूरस्थ सेंट्रियोल से कशाब का निर्माण होता है या कशाब का जो है वो उद्गमन होता है। निकटस्थ सेंट्रियोल निषेचन के समय अंडाणु को दे दी जाती है जो विदलन प्रारंभ करती है। मतलब दोनों जो सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं उनका अपना अलग अलग कार्य है। दोनों सेंट्रियोल केंद्रक के जस्ट नीचे स्थित है। उसमें सबसे पहला है निकटस्थ और निकटस्थ के जस्ट नीचे पाया जाता है दूरस्थ। निकटस्थ सेंट्रियोल तो निषेचन के समय शुक्राणु के साथ ही अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, जबकि जो दूरस्थ तारक काय है, दूरस्थ सेंट्रियोल है, वो शुक्राणु के कशाभिकाओं का निर्माण करता है। काय से उद्मित कशाभ को एक्सोनीमा भी कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन। माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतुओं के समीपस्थ भाग में चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़कर अक्षीय तंतुओं के चारों ओर एक वलय का निर्माण करते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रियल वलय कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रियल वलय को निबेन कर्ण आच्छद या जेन्सेन वलय कहते हैं। शुक्राणु परिवर्धन के समय माइटोकॉन्ड्रिया एक वलय, एक रिंग या हम कह दें रेविन की पट्टी के जैसे केवल जो तंतु हैं उन तंतु के दोनों ओर एक वलय के रूप में निर्माण करते हैं। उसको निबेन कर्ण या जॉनसन वलय कहा जाता है।
अगला है पूंछ का निर्माण। पूंछ का उद्भव कशाभी का या फ्लैजिला के द्वारा होता है और शुक्राणु में पूंछ सबसे बड़े आकार की होती है और पूंछ का मुख्य रूप से जो कार्य है वो ये है कि जब शुक्राणु को गमन करना है तो उसको गमन करने में सहायता प्रदान करना। तो ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का भाग पूरा हो गया। एक प्राथमिक जर्म कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सबसे पहले स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मेटिड से जो गोलाकार संरचना में कायांतरण के फलस्वरूप स्पर्म का निर्माण होता है। धन्यवाद।